शुभ संध्या। शाम 6 बजे की क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आपके द बेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग एजुकेशनल चैनल पर कार्य और ऊर्जा लिए चलते हैं। अच्छी चीजें, अच्छी सोच और अच्छा अनुसंधान आपका रॉकेट से ले जाएंगे, लेकिन पहले कार्य और ऊर्जा। प्रश्नोत्तरी से थ्योरी की कक्षा, बड़े जल्दी घबरा जाते हो। चलो पहले नहीं बताएंगे, सरप्राइज ही रहने दें। स्टार्ट अपन लें। कार्य है। अब जो कार्य हमारे दैनिक जीवन में है या जो कार्य हम करते हैं वो, और जो भौतिक विज्ञान कहता है यानी विज्ञान कहता है, उस कार्य में बड़ा फर्क है। वो कार्य इस कार्य से अलग है। हमारे द्वारा किया गया कार्य या की गई क्रिया हम कार्य कह सकते हैं, लेकिन वो क्रिया हमारे भौतिक विज्ञान को पसंद नहीं है। इसने अपनी एक परिभाषा सेट कर रखी है, ये अपने एक तथ्य लगाता है। विज्ञान ये कहता है या भौतिक विज्ञान ये कहती है कि एक एफ होगा और उसका गुणन होगा, वो एफ एस के रूप में होगा। अब इसके आगे इसकी एक और सिद्धांत भी बता दूंगा मैं, इन दोनों में कुछ फर्क रहेंगे। इस पे तीर हम ये लगाएंगे, ये दोनों जो है कार्य है, और इसको बेसिकली अगर शुद्ध रूप से लिखा जाए विज्ञान में तो ये होता है। इस डॉट और इस गुणज में बड़ा फर्क है। छोटे स्तर पर ये भी दर्शा देते हैं, लेकिन जो मुख्य वैल्यू होती है वो इसकी होती है। अब ये है क्या? एफ है और एक स्मॉल एस है। एफ डिनोट करता है फोर्स को या बल को, और ये दिखा रहा है आपके विस्थापन को। यानी सीधे सीधे तौर पे फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, सीधे सीधे तौर पे कहूं तो मल्टीपल ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, बल और विस्थापन के बीच गुणन जो है वो कार्य को प्रदर्शित करता है। इसकी वैल्यू को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे तो ये आ जाएगा आपका एफ एस कॉस थीटा के रूप में। और ये एक बात और इसमें, ये दोनों ही बल और विस्थापन दोनों में परिमाण होते हैं और दोनों की एक निश्चित दिशा होती है, इसलिए दोनों ही सदिश है, लेकिन इनके बीच जो गुणन होगा वो अदिश गुणन होगा। राशियां दोनों ही सदिश है, गुणन दोनों के बीच अदिश होगा। उस अदिश गुणन का यह प्रतिफल है एफ एस कॉस थीटा। मैं इसमें आपको पूरी दुनिया नहीं घुमाने वाला। आपके कोर्स से या आपकी परीक्षा से, आपके स्तर से जहां तक संभव है हम उस दायरे में रह लें। तो एक बार वापस रिपीट करूं, बल और विस्थापन इन दोनों का गुणन जो है वो कार्य कहलाता है। यह आपकी परिभाषा हो गई। एफ और एस का अदिश गुणन होगा और उसको हम सरल रूप में लिखेंगे तो एफ एस कॉस थीटा, मतलब उसके परिणामिक रूप में लिखेंगे। तो अब आइए आप अपने ऑप्शन पे। तो चाल इंटू समय, ये जब कार्य कहीं हमारा, मैंने वापस इससे पहले भी किसी वीडियो में कहा था कि हमारा सिलेबस विस्तृत रहता है और अंतिम जो गन शॉट लेते हैं अपन रिवीजन का, वहां अगर थोड़ा सा इफबट रहा तो फिर हम उलझते हैं चाल इंटू समय में कार्य, जबकि इसका लॉजिक कहीं सेट नहीं होता चाल इंटू समय का, लेकिन थोड़ा सा उलझन पैदा करता है। और आप केवल इसको एक झलक यदि जब जब भी रिवीजन के रूप में देखेंगे तब तब कार्य की परिभाषा आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कार्य आपको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कार्य आपके जहन में सेट हो जाएगा। यह आपका उत्तर होगा। बल इंटू विस्थापन, संवेग में परिवर्तन, त्वरण में परिवर्तन, ये सब इनसे ताल्लुकित नहीं है। आइए अब सवाल नंबर 2 पे।
यह है कार्य का मात्रक। कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर, जूल प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड और किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर। हम इन सब में वापस ठीक से देखें तो कहां कहां तकलीफ आएगी। एक किलोग्राम दिखेगा आपको क्योंकि वहां एफ है और एफ हम एमए के रूप में पढ़ के आए हैं। यहां परिस्थितियां कार्य के साथ जब वो बदली तो एफ एस के साथ मल्टीपल हो रहा है और यहां वो mg के रूप में आ जाएगा, गुरुत्व त्वरण के रूप में। तो उसका जो मात्रक है या उसकी जो वैल्यू है वो न्यूटन मीटर में आ जाती है। लेकिन कार्य का सबसे प्रचलित जो आपका मात्रक है वो जूल में माना गया है। न्यूटन मीटर में इसको डिनोट करते हैं। जूल इसका वास्तविक मात्रक है और ये ऐसा यूनिट्स में होगा। फिर जैसे ही अपन सेल्सियस की तरफ चले जाएंगे वहां अर्ग भी आएगा और इसी वीडियो में यह अर्ग और जूल भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो अभी की स्थिति में ये देखें, इस प्रश्न का उत्तर जो है वो आपका न्यूटन मीटर हो जाएगा। कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर है। वेरी क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, बल और विस्थापन के बीच यदि cos थीटा का मान 0 डिग्री हो तो कार्य होगा। हां, अब आया आपका कार्य वास्तविक रूप में, जहां आपको बहुत सारी चीजें कार्य के बारे में जानना है और 3 मेन उदाहरण के साथ अपन इसको समझते हैं। पॉइंट टू पॉइंट इस पे नजर बनाए रखिएगा और ये उतना ही आसान हो जाएगा कि आपको दोबारा रिपीटेशन में भी टाइम कम खराब करना पड़े। ये एक पिंड की कल्पना करें आप, इस पर आपके द्वारा एक फोर्स इंप्लीमेंट हो और इस फोर्स की वजह से इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाए और ये यहां तक पहुंच जाए। आकृति का पूरा प्रयास किया है कि ये बनाए रहें, फिर भी आप इसको मान लें। ये अपना वही पिंड है जो यहां पे था और यहां पे आ गया। ये स्थिति एक थी इसकी, ये स्थिति प्रारंभिक थी इसकी और ये स्थिति इसकी दूसरी है, जहां ये डिस्प्लेस्ड होकर गया है या विस्थापित होकर गया है। अब इसमें आप कनेक्ट कीजिएगा कि फोर्स और जो इसके साथ डिस्प्लेसमेंट था, इसका विस्थापन, फोर्स और विस्थापन के बीच आने वाला जो कोण है वो 0 डिग्री है। यदि ये बच्चों की क्लास होती तो बिल्कुल उस चांदे और डी के साथ उतर जाता, लेकिन चूंकि आप खुद एक शिक्षक होते हैं अमूमन, तो आप इसको आत्मसात कीजिएगा कि एक ही दिशा में आपका बल एक ही दिशा में जा रहा है, आपका विस्थापन उसी दिशा में हो रहा है, दोनों की दिशा समान है। तो ये एक तो समदिशिक हुआ, दूसरा ये सकारात्मक भी हुआ। प्रश्न इससे भी आते हैं, इसमें जो कार्य हो रहा है वो धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य होगा, तो कार्य इसमें धनात्मक हो रहा है। यही समझ लीजिए, आगे के बहुत सारे प्रश्न भी आपके आसान हो जाएंगे। कार्य धनात्मक क्यों हुआ? क्योंकि आपका फोर्स, बल, और यहां लिख भी देता हूं ताकि आसान हो जाएगा समझना आपका। धनात्मक इसलिए हुआ क्योंकि बल और जो विस्थापन है वो एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में। बल और विस्थापन दोनों एक दिशा में हो रहा है, बल लग रहा है उस पे और विस्थापन उसी दिशा में हो रहा है, मतलब कार्य धनात्मक हुआ है। और अब इसकी डिग्री चाहिए अपने को, वो थीटा रिप्रेजेंट करने के लिए जो cos थीटा का मान होगा वो 0 डिग्री होगा। तो जब cos थीटा
0 डिग्री हो जाएगा तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपकी 1 आएगी। और एक कैसी आएगी? एक धनात्मक आएगा। प्रश्न यहां से 3 प्रकार के हैं। कार्य धनात्मक रूप में होगा, ऋणात्मक होगा और शून्य होगा। तीनों के लिए परिस्थितियां भी क्रिएट होगी और परिस्थितियों से भी सवाल हो सकते हैं। जैसा अगर कहूं कि रेलवे प्लेटफॉर्म पे आप चले जाइए तो रेलवे पे कई बार ये जब टॉपिक पढ़ाते हैं तो बच्चों के बाल मन से आने वाली जो समस्याएं हैं या जो उनके मन में प्रश्न उठता है कि सर मैंने एक बड़ा सा गट्ठर अपने माथे पे ले लिया है तो वो क्या कार्य में आएगा, या फिर हम कुली को देखते हैं माथे पे वो अपना जो भी बोझा है वो ढो के एक दिशा में गति कर रहा होता है। अब स्थिति बदलती है और जबरदस्त बदलती है। जब वो एक दिशा में गति कर रहा होता है तब, और जब वो सीढ़ियां चढ़ रहा होता है तब, विज्ञान दोनों ही क्षणों में बदल जाता है। और बस यही वो क्षण होते हैं जहां आपको कंसंट्रेट रहना होता है, क्योंकि एक प्रश्न आपको सीधे सीधे 1 से 1.5 लाख विद्यार्थियों से पीछे लेके चला जाता है। यह धनात्मक परिस्थिति cos थीटा 0 डिग्री आया, cos 0 का मान 1 होगा और इसकी परिस्थिति एक ही दिशा में है। 3 बातें हमने समझ ली। विस्थापन को देखकर हमें 3 बातें पता चली है। एक ही दिशा में बल और विस्थापन हो रहा है, यह धनात्मक परिस्थिति है, और एक इसका मान है जो अधिकतम होगा। तो बल और विस्थापन के बीच यदि cos थीटा का मान 0 डिग्री हो तो कार्य अधिकतम होगा, क्योंकि एक अधिकतम मान है। आगे इसी में आ जाएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 4 जो ये कह रहा है कि बल और विस्थापन के बीच यदि cos थीटा का मान 180 डिग्री है। अब 180 डिग्री कब होगा वो समझ लीजिएगा। 180 डिग्री की एक स्थिति तो यह है कि जब हम किसी पर बल आरोपित करें और उसी समय रिवर्स में उसकी उस तरफ से बल दूसरी तरफ से आए तो वो जस्ट विरोध में होगा। और बड़ा आसान उदाहरण ले तो एक फुटबॉल पे किक मार दो ना, सब कुछ आ जाएगा। फुटबॉल को किक कर दीजिए, फुटबॉल आगे जाके रुकेगा और डेफिनेटली रुकेगा। उसको रोका किसने? उसके रास्ते में तो कोई नहीं आया था, तो रोका आपके फिजिक्स ने, आपके भौतिक विज्ञान ने। और वो रोका इसलिए क्योंकि घर्षण बल काम कर रहा है। एक बल हम पढ़कर आए हैं, घर्षण काम कर रहा है। बड़ा लॉजिकल पॉइंट पूछते कभी कभी, घर्षण क्या करता है? ये गति को बढ़ाता है या घटाता है? अरे भैया, घर्षण वो रोकने का ही काम करेगा। वो जस्ट उसके विपरीत में एक बल आरोपित कर रहा है। तो इसके उलट जैसे ही 180 डिग्री के मान में होगा, हम बल एक दिशा में आरोपित करें और उसके विपरीत से एक बल लग जा रहा हो तो वो 180 डिग्री का एंगल बनाएगा। और ये 180 डिग्री एक स्थिति ये समझ लीजिए कि आप इस पे एक फोर्स डाल रहे हैं, ये बल आपके द्वारा लग रहा है और एक बल इसके रिवर्स में यहां से आएगा, इसका विस्थापन नहीं हो रहा है। एक बल विपरीत में आएगा और ऐसे भी बल आरोपित हो जाएंगे जो इसकी गति को कम कर देगा। सारी परिस्थितियां हम देख सकते हैं। बड़ा आसान परिस्थिति, आप जहां कहीं पे भी बैठे हैं, दीवार को जोर से धक्का देके देखो ना, पता चल जाएगा। आप जब धक्का देंगे दीवार को तो बल आप पूर्व से पश्चिम, फर्ज कीजिए कि पूर्व से पश्चिम दे रहे हैं, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ भी एक बल आरोपित हो रहा है, वो उसके ठीक विपरीत हो रहा है। यहां पर डिग्री एंगल जो आएगा वो 180 डिग्री आएगा, वो 180 डिग्री होगा और जस्ट विपरीत होगा क्योंकि बल इधर लग रहा है और ये दूसरा इसके विपरीत लग रहा है, तो ये माइनस में होगा और ऋणात्मक होगा। अब आते हैं डिग्री पे। cos थीटा का मान, cos थीटा का मान 180 डिग्री जब होगा तो, या आप इसको इस तरीके से समझिए, फिर ये उल्टा
नहीं हो जाए। cos 180 डिग्री, अब इसकी जो वैल्यू होगी वो -1 होगी। थीटा 180 डिग्री का है तो cos 180 डिग्री, वहां पे अपन ने पढ़ा था cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री उसकी वैल्यू 1 थी। यहां cos 180 डिग्री ये -1 में है, मान ऋणात्मक में आएगा क्योंकि बल विरोधाभासी आरोपित हो रहे हैं। इससे संबंधित बहुत सारे उदाहरण भी होंगे कि जब आप कोई काम कर रहे हैं, अभी एक बताया था कि फुटबॉल किकिंग कर दीजिए तो इस पे एक बल आ रहा है, या किसी भी चीज को लुढ़का दो उसके विरोधाभास में एक बल काम कर रहा होगा तो वो बल ऋणात्मक होगा और 180 डिग्री का कोण बनाएगा। तो सवाल था आपका, कार्य होगा ऋणात्मक हो जाएगा। ये बड़े काम का है, इसको ध्यान से देखिएगा। बल और विस्थापन के बीच यदि cos थीटा का मान, cos थीटा, ये cos थीटा का मान 0 डिग्री, और जब cos cos थीटा 0 डिग्री तो यहां हो चुका, अधिकतम 180 डिग्री और मान ये 90 डिग्री होगा। ये प्रिंट मिस्टेक रहा है, इसको करेक्ट कीजिएगा। ये 90 डिग्री है। अपन ने 3 चीजें पढ़ी है, वापस रिपीट कर दूं यहां से, कोई दुविधा नहीं रहे। 0 डिग्री cos थीटा का मान जो 0 डिग्री पढ़ा, cos थीटा का मान 180 डिग्री पढ़ा, और cos थीटा का मान अब 90 डिग्री पढ़ रहे हैं। इसका मान 1 होगा जो अधिकतम होता है और ऋणात्मक होता है। इसका मान धनात्मक और इसका मान ऋणात्मक होगा। और यहां पे कार्य जो है 90 डिग्री में वो 0 हो जाएगा। ये 3 परिस्थितियां होंगी, क्योंकि इसका मान 1 है, इसका मान -1 है, और इसका मान 0 होगा cos 90 डिग्री का। तो ह्यूमन एरर 90 डिग्री एंगल है, वापस से समझ लें इसको। बल और विस्थापन के बीच cos, अब 90 डिग्री समझना क्या है वो देखिएगा। 90 डिग्री कैसे होगा वो कैसे तय करें, और 90 डिग्री का वैल्यू तो अपन ने पुट कर दिया कि 90 डिग्री 0 होगा। cos अगर 90 डिग्री है तो वो 0 होगा, इसका मतलब कार्य नहीं हुआ या कार्य 0 हुआ। ये अपना उत्तर है। अगेन रिपीट, cos 0 डिग्री का मान 1 होता है और वो उसकी वैल्यू सकारात्मक होगी क्योंकि बल एक दिशा में लग रहा है और विस्थापन भी उसी दिशा में हो रहा है। cos 180 डिग्री या 180 डिग्री जैसे ही कोण बनेगा तो मान ऋणात्मक में आएगा, क्योंकि बल और विस्थापन की दिशा परस्पर एक दूसरे की विरोधी होगी। बल जिस दिशा में लगेगा, विस्थापन उसके विपरीत या उसके विपरीत एक बल कार्य कर रहा होगा। तो दोनों का ही ये जस्ट अपोजिट जो फोर्सेबल अटैक होगा, इस वजह से ये -1 में चला जाएगा। अब तीसरा पढ़ रहे हैं cos 90 डिग्री। 90 डिग्री की वैल्यू 0 है और 0 है तो कार्य 0 माना जाएगा। अब इसका उदाहरण बड़ा रोचक है, वो देखिएगा। जैसा अपन ने अभी कहा था कि कुली का है या खुद का समझ लीजिए, आप एक वेट उठा लीजिए और एक दिशा में गति कर रहे हैं।
फर्ज करें कि आपने एक वेट उठा रखा है, अपनी अच्छी सी खूबसूरत तस्वीर इमेज कर लें और बक्सा मैं रख देता हूं आपके सर पे। ज्यादा नाराज हो जाओ तो मेरे सर पे रख लेता हूं। ये वेट आपके ऊपर आ चुका और अब आपको मूव करना है, यहां से आपको विस्थापित होना है। तो गुरुत्वाकर्षण के प्रति, गुरुत्वाकर्षण के साथ जो इसका कनेक्शन हो रहा है वो देखना। विस्थापन इस दिशा में हो रहा है और जो जी का मान है और जी के साथ ये जो संबंध बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। बस यही समझाना था। आप अब इसको एक केस में और समझा सकता हूं। यहां से एक कोई कोई भी वस्तु है, अभी मेरे हाथ में पेन है, सपोज कीजिए कि आप ये पेन मैंने उठा ली है और यहां तक मैंने उठाया, तो ये जो पेन ऊपर आया है तो बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में हुआ है। मैंने इसको उठाया है, ये इसका बल हुआ और ये विस्थापित हुई है, वो भी एक ही दिशा में हुई है। अब इस बल के साथ अगर मैं यहां से मूव करता हूं इस डायरेक्शन में, तो जो वो तो स्थिति थी मेरे द्वारा कृत्य कार्य। अब अगर गुरुत्व के साथ इसकी तुलना करो तो आप जब इस वस्तु को या इस किसी पिंड को ऊपर लेकर आएंगे तो गुरुत्व के विरुद्ध यह नकारात्मक होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण किस तरफ बल लगाएगा, उसको नीचे की तरफ खींचेगा। इस सर आइजैक न्यूटन का सबसे पहला सिद्धांत क्या, यही तो उन्होंने बताया था कि कोई भी वस्तु अगर स्वतंत्रता पूर्वक गिरा दी जाए तो वो नीचे की तरफ जाएगी। तो ठीक वैसे जब नीचे की तरफ जाएगी तो उसके विरुद्ध अगर कोई काम करोगे तो वो ठीक उसके विपरीत काम होगा, तो वो ऋणात्मक होगा। तो जो दूसरी चीज बताई थी हमने आपको -180 डिग्री वाली, तो वो ऋणात्मक वाला भी उदाहरण आपका क्लियर होता है। अब आइए आप इसमें कि हमने ये पिंड उठाया और हम मूव कर रहे हैं, तो गुरुत्वाकर्षण के साथ हमने जो इसका जो संबंध आ रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। इस स्थिति में आपका मूवमेंट 90 डिग्री की तरफ जा रहा है। यह भी समझ में नहीं आया तो फिर रेलवे स्टेशन पहुंचिए और जिस कुली को आपने अपना सामान सर पे उठाने के लिए दिया है उसकी कल्पना कर लीजिए, उसने आपका सामान उठाया, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत एक काम किया है। अब वो सीधा गति कर रहा है या चल रहा है, आप वो जो सीधा विस्थापन उसका हो रहा है वो, और जो इसने गुरुत्व के विरुद्ध कार्य किया था वो, इन दोनों में 90 डिग्री cos 90 डिग्री इंप्लीमेंट हो रहा है, cos 90 डिग्री आ रहा है और cos 90 डिग्री की वैल्यू हमें पता है वो शून्य होती है, तो जो कार्य है वो शून्य होगा। तो यहां वो वाली स्थिति मत करना कि कार्य जब शून्य कर दिया तो पैसा काय का, वो कार्य जो दूसरा है उसका भार वहन का वो तो कर रहा है। अब विज्ञान आपको फिर घेर सकता है यदि आपकी तैयारी कहीं अधूरी रह गई। गलती से अगर सवाल में यह पूछ गया कि 10 मीटर ऊपर सीढ़ियां चढ़ी है, तो वो जो 10 मीटर ऊपर सीढ़ियां चढ़ी है उसका संबंध आप यहां से नहीं बताएंगे। फिर आपका अगला सवाल इससे से जुड़ा हुआ, अर्घ किसका मात्रक है, बल, त्वरण, कार्य और ऊर्जा। जब शुरू किया कहीं ना कहीं ये नाम आ चुका है, तो हमने जूल शब्द प्रयोग किया, वहां ये अर्घ मौजूद था और बड़े अच्छे से सहन में डालिए जूल और अर्घ।
10⁻7 अर्ग मिलकर जूल बनेगा, और अर्ग बनाना है तो 10⁻⁻7 जूल बनेगा। ये दो संबंध आपको ध्यान देने हैं। अब ये दोनों कह क्या रहे हैं वो समझ आना। पहले तो हमें ये क्लियर करना है कि अर्ग और जूल में से बड़ा कौन और छोटा कौन। अल्फाबेट ए से स्टार्ट होता है, अर्ग पहले आएगा, अर्ग छोटा बबुआ, अर्ग को छोटा बबुआ कहकर निकल जाइए, जूल आपका बड़ा बबुआ। अब अर्ग कितने अर्ग मिलेंगे कि एक जूल की कल्पना होगी, वो होगा 10⁻7 अर्ग। अब प्रश्न में थोड़ी सी और वैरायटी डाल देते हैं। जूल नहीं देके वो पूछ रहा है कि 1 न्यूटन मीटर में अर्ग की संख्या कितनी होगी, तो वहां भ्रमित ना हो गए। वहां अपने दिमाग को कॉन्सेंट्रेट रखिएगा, और इतना अच्छा कॉन्सेंट्रेट रखिएगा कि अपने दिमाग में ये रहे कि अर्ग की घात अगर 7 लग गई तो वो सीधा जूल है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, आसपास भी नहीं फटके कोई भी परिस्थिति। लेकिन अर्ग की बात जब आएगी तो जूल कितना उसमें डालोगे, तो जूल -7 में जाएगा, यानी 1/10⁻7 जो लिखना है वो माइनस में आ जाएगा ऊपर, और क्योंकि ये 1 हो जाएगा, 10⁻−9 लिख रहे हो आप, वो जूल हो जाएगा। ये दो वैल्यू आपकी आ सकती है। तो अर्ग किसका मात्रक है कहने की जरूरत नहीं, जो हम पढ़ रहे हैं, जिसकी हमने शुरुआत की है, कार्य का मात्रक है। और ये था आपका जो टॉपिक स्टार्ट होते समय बताया था। हड़कंप मच गया, कुछ क्वेश्चन आंसर इसलिए लिया था क्योंकि उससे बनना क्योरी। ये प्लेटफॉर्म ही आपका, यदि आप ZZD से जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से आपका कंटेंट बेटर देन द बेस्ट होना चाहिए। उसी में ये जुड़ा था। क्वेश्चन के बिना यदि फिजिक्स लेके जाते तो कहीं इसकी निरस्ता ना बढ़ जाए, तो सरस बनाने के लिए उस फॉर्म में आता। इतनी घबराहट किस बात की, अभी तो ये पहली मंजिल है, अभी से घबरा गए। किसी गतिमान वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु पर लगे बल तथा वस्तु द्वारा बल की दिशा में किए गए विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। आपको जो परिभाषा चाहिए थी वो आ गई, आपको जो सूत्र चाहिए था वो भी आ गया। ये एक अदिश राशि है, कार्य के सारे मात्रक आ गए। और जो बंधु इसमें इंग्लिश मीडियम से रिलेट कर रहे हैं तो वो सभी भी इसको ठीक से देख लें कि आपको कहीं कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके दोनों ही रिलेटेड मैटर आ चुके हैं। और इस लाइन को बड़े गौर से देखिएगा, वेयर थीटा इज द एंगल एट विच द फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी। ये बड़े काम की चीज है आपकी। इस तरह से नोट मेकिंग प्रोसेस आपको बोला गया था शुरू से, तो नोट मेकिंग प्रोसेस पे अपन कमिट है, बस वेट करते रहिए ना। पिछली वीडियो में भी कहा था कि ये तो वरदान है, सारे वीडियो नहीं देखोगे तो फिर पता कैसे चलेगा। कार्य के संबंध में असंगत, बस पहले इसको देख लीजिए। असंगत तब लिखा जाता है जब उसमें बहुत सारी सुसंगत बातें दी हुई हो। तो हमें देखनी सुसंगत है, उसमें से कोई असंगत जो होगी वो अपने आप निकलकर बाहर आ जाएगी। तो हम उस तरफ चल जाएं। जब बल वस्तु की गति की दिशा में लगता है तो कृत कार्य धनात्मक होता है। अभी कुछ देर पहले हम धनात्मक और ऋणात्मक को बड़े अच्छे से काउंटर अटैक कर रहे थे। तो जब बल वस्तु की गति की दिशा में लगता है तो धनात्मक होगा, वस्तु की विपरीत है तो वो ऋणात्मक होगा, और दिशा के समकोणिक 90 डिग्री एंगल पर है
रेक्टेंगुलर यदि है तो कार्य शून्य होता है और इनमें से कोई नहीं। तो मुझे लगता है कि ये मेरे बोलने से पहले आप जान गए होंगे कि ये तीनों ही सुसंगत बातें हैं। जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो कार्य धनात्मक होगा। बल और विस्थापन विपरीत आ रहा है या बल और वस्तु के ऊपर विपरीत दिशा में कोई बल आरोपित हो रहा है, जैसे घर्षण बल हो जाता है, तो वो कृत कार्य ऋणात्मक हो जाएगा। और बल और गति की दिशा अगर समकोणिक होगी तो काम जो है वो शून्य होगा, तो जीरो होगा। डिग्री एंगल याद रखिएगा, क्योंकि ये साइंस के, हालांकि दोनों के लिए सेम स्थिति रहेगी। कॉस थीटा त्रिकोणमिति जो है वो ये कह दे कि नॉन स्ट्रीम के लिए तकलीफ है और साइंस वालों के लिए बड़ा वरदान है, तो भरोसे नहीं रहना है, क्योंकि विज्ञान वाले भी त्रिकोणमिति में अंधे मुंह गिरते हैं, निश्चित रूप से गिरते हैं, क्योंकि वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन बड़ा भारी पड़ जाता है। तो आप सीधे सीधे रूप में कॉस जो थीटा के जितने भी मान दे रखे हैं उन मान को समझने का प्रयास करें और अपनी स्थिति वहां पर मजबूत करें कि कब क्या होगा। ये इस रूप में लिखकर कितना आसान होता है वो देखिएगा। सबसे छोटा 0 डिग्री है, पहले लिख दिया। 90 डिग्री उसके बाद आएगा, दूसरे नंबर पे लिख दिया। 180 डिग्री उसके बाद आएगा, तीसरे नंबर पे लिख दिया। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, केवल इसको याद रखना है। इस 0 को उठा के यहां रख दो, तो रख दिया। अब इसके ऊपर चले जाओ +1, इसके नीचे चले जाओ -1। मुझे लग रहा है इससे बेटर इस थीटा का काउंटर कुछ भी नहीं हो सकता। आप कॉस थीटा लिख चुके और तीनों एंगल लिख दीजिए जो जो एंगल आपके इस टॉपिक से रिलेट करते हैं, 0 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। अब जो 0 डिग्री आपके उस पेपर पे ही है, आपके सामने ही है, कहीं बाहर से नहीं लाना है आपको। उस 0 को बीच में लाके रख दीजिए 90 डिग्री के सामने। तो अब आप इसको सीधा पढ़ें, कॉस जो 0 डिग्री है, कॉस 90 डिग्री, इसकी वैल्यू 0 हो गया। अब आप 0 से जब ऊपर जाएंगे, और एक सिंपल सी बात है, स्केल में अगर 0 से आगे बढ़ूंगा तो प्लस की तरफ जाऊंगा, और 0 से बैक की तरफ जाऊंगा तो माइनस की तरफ जाऊंगा। तो फिर समझना क्या, 0 डिग्री +1, 180 डिग्री -1। क्लियर? तो इसमें असंगत कुछ भी नहीं है, सारी बातें सुसंगत है। निम्नलिखित में से सत्य है। अब सत्य और असत्य ढूंढ रहे हो तो बड़ी सावधानी से ढूंढना। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय पथ में गति करता है। अब देखो ये फिजिक्स वृत्तीय पथ लिख रहा है, इसलिए वृत्तीय पथ ही रहेगा। अब इसमें आप अर्धवृत्ताकार या अर्धचंद्राकार या अर्धवृत्तीय कुछ भी दिमाग में नहीं डालें। बस भौतिक विज्ञान ये कहता है कि वृत्तीय पथ है सब, और वृत्तीय पथ में ही वो चक्कर लगा रहा है या गतिमान है या गति करता है। तो ये बात सत्य है। पृथ्वी का गुरुत्व बल चंद्रमा की दिशा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब ये मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे उदाहरणों से सवाल बनेंगे, तो उस पे आ जाइए। ये क्या कह रहा है, ये पृथ्वी मान लेते हैं और ये इसका चंद्र का वृत्तीय पथ है। पृथ्वी को थोड़ी बड़ी करें, ये पृथ्वी और ये आपके चंद्र का वृत्तीय पथ। अब 90 डिग्री ये कैसे बनेगा कि जैसे ही इसका मूवमेंट इस तरीके से होगा या ये यहां से है, तो ये 90 डिग्री को एंगल को निरूपित करेगा। ये एक फोर्स वृत्तीय पथ में हमेशा जब आप किसी चीज को घुमाते हैं तो केंद्र से अभिमुखित होता है और उस पे एंगल जो है वो 90 डिग्री बन रहा होता है। तो ये चंद्र पथ तो आपको उदाहरण दिया है,
आपको रस्सी घुमाने का एग्जाम्पल दे सकता है, आपको किसी ग्रह की स्थिति को दे सकता है, और किसी भी परिस्थिति में बताने का प्रयास यह होगा कि गुरुत्व बल चंद्रमा की दिशा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। गुरुत्व बल कहां से आएगा? पृथ्वी से। किसको कंट्रोल कर रहा है वो? उस चंद्रमा की गति को। और कृत्य कार्य शून्य होता है। अब तीसरी बात कहां से आई है? ये यहां से, क्योंकि थीटा 90 डिग्री की बात कर रहा है। थीटा 90 डिग्री बताई है, और थीटा 90 डिग्री में जो काम होगा अपन ने वहां पढ़ा है एफ एस कॉस थीटा और एफ एस कॉस 90 डिग्री, और इसकी वैल्यू अपन ने 0 बता रखी थी। तो 1, 2 और 3 तीनों ही बातें जो हैं वो सत्य हैं। भौतिक विज्ञान और गणित का एक बड़ा पुराना संबंध है। बिना गणितीय गणना के भौतिक विज्ञान की सकारात्मकता कभी नहीं हो सकती। तो एक सवाल इसमें भी, पिछले में भी अपन लेके आए थे, और इसमें भी, और सवाल की समझ उतनी ही जितनी आपकी काम की है। 10 किलोग्राम द्रव्यमान, याद रखिएगा ये 10 किलोग्राम, आप थोड़ा सा पेपर वर्क कर सकते हैं इसमें, ये 10 किलोग्राम, और किलोग्राम बोले तो वो वैल्यू किसकी होगी? एम की। इतना तो हम समझ चुके हैं। 10 मीटर की ऊंचाई पर ले जाने के लिए अब हाइट जो ले जा रहा है वो कितना है? 10 मीटर है। किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। ये आपका इसमें जी का मान आगे से ही 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रखा है, यानी 10 न्यूटन दे रखा है। ये 10 किलो हो गया, और 10 मीटर की ऊंचाई पर लेके जाना है, तो इसके द्वारा जो काम हुआ है वो कितना होगा वो देखना है। 10 और आप उस मीटर को भी लेके आ जाइए। अब किया है इसने, ये आपकी हाइट कह सकते हो या विस्थापन कह सकते हो, 10 मीटर की ऊंचाई पर लेके जाना है। ये अभी इसको कर रहे थे ना अपन, एफ एस कॉस थीटा, बस यही तो करना है और कुछ भी नहीं करना है। दोनों ही आ जाएंगे। एफ का मान आ गया आपका mg, ये mg हो जाएगा, एस की वैल्यू होगी, और कॉस थीटा है mg आ गया आपका 10 और वो भी 10। अब कॉस थीटा कितना बना है? तो क्या रहा है? ये 10 मीटर की ऊंचाई पर लेके गया है। तो 10 मीटर की जब ऊंचाई पर लेके गया है तो इसने गुरुत्व के विरुद्ध काम किया है, गुरुत्व के विपरीत उठाया है। जमीन से इसको उठाकर आपके सामने ये ऊपर ले आया 10 मीटर की लंबाई तक। तो 10 मीटर ये जो गुरुत्व के विपरीत आया है, तो एंगल जो होगा वहां डिग्री कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। विपरीत आ चुका है ये, और जब 180 डिग्री होगा तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? वो -1 हो जाएगी। और इस तरीके से इनकी जो वैल्यू होगी वो 1000। और अभी इस पे और देख लेते हैं कि वहां मैं इसका मात्रक नहीं लगा रहा हूं। प्रश्न में अपने को 1000 जे जूल मिला है, -1000 जूल मिला है, और 1000 अर्ग मिला है, 1000 डाइन मिला है। जब कार्य की बात आप करें, कार्य की बात जब आपके द्वारा होगी, तो आप इसको तो साइड रख दीजिए, ये काम का अभी नहीं है। क्यों नहीं है? आप बल वाले वीडियो से समझ पाएंगे। यहां आपको अर्ग और जूल दोनों कंफ्यूजन पे डाल सकते हैं। तो अर्ग को पीछे हटाइए क्योंकि छोटी इकाई है वो, और यहां सारे उन्हीं में आपको दे रखे हैं
जो इसके ऐसा यूनिट्स है। तो अर्ग से आप फ्री हो गए। अब चुनौती अभी भी आपकी खत्म नहीं हुई है। 1000 दोनों ही जगह लिखे हुए हैं, अपना मल्टीपल भी 1000 आ रहा है और माइनस और प्लस का खेल चल रहा है। तो ये माइनस क्यों आया? क्योंकि ये 10 मीटर ऊंचा जा रहा था। अगर इसी का विस्थापन पूर्व से पश्चिम की तरफ होता तो बात कुछ और हो जाती, लेकिन ये 10 मीटर ऊपर लेके गया है। कॉस थीटा जो है वहां पर इसका जस्ट -1 डिनोट करेगा, और -1 होने के कारण, क्योंकि जब ये विपरीत जाएगा तो कौन जो है डिग्री एंगल जो है या थीटा का मान है वो 180 डिग्री होगा। तो ये दो भुजाएं दोनों मिली हुई है 0 डिग्री, अगर मैं ये फैला दूं तो ये 180 डिग्री हो चुका है आपका। अब आप इसको 0 डिग्री नहीं कह सकते, 180 डिग्री पर है आप। तो 180 डिग्री कब? इसके विपरीत जब ये आएगा, ये प्लस था, अब इसके विपरीत ये गया है, ये आपका प्लस, इसके विपरीत ये लगेगा, तो ये दोनों परस्पर 180 डिग्री का कोण बनाएंगे, और इसकी वैल्यू जो है थीटा की -1 दी हुई है। तो -1 से ये मल्टीपल होने की वजह से -1000 या 1000 ऋणात्मक हुआ है, और निश्चित रूप से जूल लगेगा। तो आपका उत्तर जो है ये। इस तरह के साधारण प्रश्न आपसे परीक्षा में हाय हेलो कर सकते हैं। और ये आपका एक मोटिवेशनल मैसेज। इस तरह से हमने कार्य और ऊर्जा में से कार्य को कंप्लीट कर लिया है। नोट मेकिंग आपकी प्रॉब्लम रहेगी नहीं। ऊर्जा इससे थोड़ा सा बढ़कर है, इसलिए उसके विस्तृत व्याख्या के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं। बने रहिएगा। अग्रिम शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।